Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Law for All. I hope you all are doing well and I wish you all a very happy new year, and may this year brings a lot of success and happiness in lives of all of you and your families. तो आज की वीडियो में हम एक अपना नया एक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एंड हम ट्राई करेंगे कि दो से तीन क्लासेस के बीच में हम ये एक्ट भी अच्छे से कंप्लीट करें। तो इस एक्ट का क्या नेम है? असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। नाम से ही पता चल रहा है असेंशियल कमोडिटी, ठीक है, जो हमारी बेसिक नीड्स, जो हमारे लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं रहने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए भी एक एक्ट बनाया गया था 1955 के लिए, ताकि प्रॉपर रेगुलेशंस, प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग चीज़ों की प्रोडक्शन, सप्लाई और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की जा सके। तो पहले हम देखते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या कहा? द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट is to control the production, supply, and distribution of certain commodities in the interest of the general public, so as to secure the equitable distribution of the essential commodities and their availability at the fair prices। यही कि इस एक्ट को लाने का क्या पर्पस था, किस वजह से ये एक्ट लाया गया था, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? कंट्रोल करना। किस चीज़ों को? तीन चीज़ों का कंट्रोल: प्रोडक्शन का, सप्लाई का और डिस्ट्रीब्यूशन का, सर्टेन कमोडिटीज़। अब ये सर्टेन कमोडिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे हम कहते हैं ना, हमारे लिए तीन चीज़ें क्या ज़रूरी होती है? रोटी, कपड़ा, मकान। तो ये सब असेंशियल कमोडिटीज़ में आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन को कंट्रोल करना जनरल पब्लिक के लिए, ठीक है, और इस चीज़ पे भी ध्यान रखना कि जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो पूरी जनता, जितनी भी हमारी पब्लिक है, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाए एट फेयर प्राइसेस। ये नहीं कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइसेस इतने ज़्यादा हाई कर दिए जाए कि लोग उनको ले ही ना पाए, लोग उनको कंज्यूम कर ही ना पाए। फेयर प्राइसेस पे एसेंशियल कमोडिटीज़ को जनता के पास अवेलेबल करवाना, इस एक्ट का मेन पर्पस ये था, इसलिए ये एक्ट लाया गया था, ठीक है। तो ये इसका था ऑब्जेक्टिव। अब हम इस एक्ट में देखते हैं कुछ डेफिनेशंस है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जिसमें पहली आती है कलेक्टर। कलेक्टर कौन होता है? अगर हम जनरल कहें तो ये एक वो पर्सन है जिसको ऑथोराइज किया जाता है, जो रेंट कलेक्ट करता है, टैक्सेस कलेक्ट करता है, रेवेन्यू कलेक्ट करता है, जो कि हम जनरल पब्लिक ने, जनता, गवर्नमेंट को देने होते हैं, ठीक है। तो कलेक्टर में हम एक एडिशनल कलेक्टर को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। जो एडिशनल कलेक्टर है उसकी जो रैंक है वो सब डिविजनल ऑफिसर की रैंक से ऊपर होती है, उससे नीचे नहीं होती। और इस कलेक्टर को ऑथोराइज इसलिए किया जाता है ताकि वो अपने फंक्शंस को, अपनी जो उसकी पावर्स हैं उनको परफॉर्म कर सके, जो उसकी ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म कर सके। मेन उसकी क्या ड्यूटीज़ है? यही रेंट कलेक्ट करना, टैक्सेस कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, ठीक है। तो ये थी कलेक्टर की डेफिनेशन। मीन्स इट इंक्लूड्स एन एडिशनल कलेक्टर एंड सच अदर ऑफिसर इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर। ही इज ऑथोराइज्ड टू परफॉर्म द फंक्शंस एंड एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ द कलेक्टर गिवन अंडर द एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है असेंशियल कमोडिटीज़ की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वर्ड की, इसकी डेफिनेशन हमारे सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर गिवन है। असेंशियल कमोडिटीज़ की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर गिवन है। वो क्या कहते हैं? असेंशियल कमोडिटीज़ का मतलब होता है कोई भी कमोडिटी जो हमारी नीचे जो लिस्ट गिवन है उसमें जो इंक्लूड है उसको हम असेंशियल कमोडिटीज़ कहते हैं। पहली, ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब इसमें हो गया हमारी मेडिसिन, ठीक है, उसको हम कहते हैं ड्रग्स, ये हमारी असेंशियल कमोडिटी है। दूसरी, फर्टिलाइजर्स, जो हमारी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए यूज़ होते हैं, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजर्स, ठीक है। बिकॉज अगर फर्टिलाइजर्स नहीं होंगे, क्रॉप्स नहीं होगी, तो खाना भी नहीं होगा, वेजिटेबल्स नहीं होंगी, ठीक है। थर्ड इज फूड स्टफ्स, जिसके अंदर हमारे एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स आ जाते हैं। फोर्थ इज हैंग यार्न मेड फ्रॉम कॉटन, वही कपड़े हो गए, ठीक है। फिफ्थ इज पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल वगैरह जो हो गया वो भी हमारे असेंशियल कमोडिटीज़ में आते हैं। उसके बाद रॉ जूट होगी या जूट टेक्सटाइल्स हो गए, वो भी हमारे असेंशियल कमोडिटीज़ में आते हैं। सेवेंथ इज सीड्स ऑफ फूड क्रॉप्स एंड सीड्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड कैटल फॉडर, वही खाने पीने की जो चीज़ें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ में आती है। इनके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेवन्थ शेड्यूल है उसमें तीन लिस्ट होती है। सेवन्थ शेड्यूल की लिस्ट 3 के अंदर जो एंट्री 33 है उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो हमारी असेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ में क्या क्या आया? ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स, फूड स्टफ्स, हैंग यार्न मेड फ्रॉम
cotton, petroleum and petroleum products, edible oils, raw jute and jute textiles, seeds of food crops, fruits, vegetables, ठीक है, cattle fodder हो गए। और इसके अलावा कोई भी चीज़ जो हमारे 7 शेड्यूल की लिस्ट 3 के एंट्री नंबर 33 के अंदर मेंशन्ड है, वो सब असेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है शुगर की। शुगर भी हमारी असेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर इंक्लूड की जाती है। तो शुगर का मतलब क्या होता है? शुगर की डेफिनेशन हमारे असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज ई के अंदर गिवन है। असेंशियल कमोडिटीज की 2 क्लॉज ए के अंदर गिवन थी एंड शुगर की डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज ई के अंदर। अब शुगर का मतलब क्या होता है? शुगर मीन्स form of sugar containing more than 90% of sucrose including शुगर कैंडी। मतलब शुगर का वो फॉर्म जिसके अंदर 90% सुक्रोज है, या फिर हम इसके अंदर शुगर कैंडी भी इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने क्या कहा? शुगर का मतलब हम ये भी कह सकते हैं खांड सरी शुगर होगी, बूरा शुगर होगी। ठीक है, उसके अलावा जो शुगर क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में होती है या जो क्रश्ड शुगर होती है, उसको भी हम शुगर की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। अब गुड़ वगैरह जो होते हैं उसको भी हम एक तरह से शुगर ही कह देते हैं, उसको भी हम शुगर की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। इसके अलावा क्या है? शुगर दैट इज इन प्रोसेस इन द वैक्यूम पैन शुगर फैक्ट्री और रॉ शुगर। वो शुगर जो अभी फैक्ट्रीज के अंदर प्रोसेसिंग में है, अभी बनी नहीं है, इन प्रोसेस है, वो भी हमारी शुगर की डेफिनेशन के अंदर आ जाती है। तो शुगर में क्या क्या आता है? पहले तो इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज ई के अंदर गिवन है। इसमें क्या क्या आता है? वो शुगर की वो फॉर्म जो जिसमें 90% सुक्रोज है इंक्लूडिंग शुगर कैंडी। इसके अलावा खांडसरी शुगर, बूरा शुगर, क्रश्ड शुगर, या फिर जो शुगर क्रिस्टलाइंड पाउडर फॉर्म में है वो। ठीक है, और इसके अलावा क्या आ जाता है? द शुगर दैट इज इन प्रोसेस, जो अभी प्रोसेस में है, कौन सी फैक्ट्री में? वैक्यूम पैन शुगर फैक्ट्री या रॉ शुगर, वो भी हमारी शुगर की डेफिनेशन के अंदर आ जाती है। ठीक है, अब हमने असेंशियल कमोडिटीज़ भी देख ली, शुगर की डेफिनेशन भी देख ली। अब ना यहाँ पे हमारा एक केस हुआ था, इस केस का क्या नेम है? एस सैमुअल एड हैरिसन्स मलाइवा वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक सुप्रीम कोर्ट का केस था। इस केस में उन्होंने क्या कहा? जो टी होती है, चाय पत्ती जो होती है, वो हमारा फूड स्टफ नहीं है। चाय पत्ती को हम फूड स्टफ्स की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते। मतलब जो चाय पत्ती है दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ असेंशियल कमोडिटीज़। उन्होंने बेसिकली क्या कहा? इन कॉमन पैरेलेंस anyone who has taken the tea would not say that he has taken or eaten food। मतलब अगर हम में से किसी ने चाय पी ली तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने खाना खा लिया। ठीक है ना, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ असेंशियल कमोडिटीज। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ, इसमें बेसिकली 3-4 डेफिनेशंस ही है। कलेक्टर देख लिया, असेंशियल कमोडिटीज़ देख ली, शुगर देख ली, और हमने एक केस देख लिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो टी होती है, चाय पत्ती होती है, वो असेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट में नहीं आती। चाहे वो चाय हमारी पत्तियों के रूप में हो, चाहे वो बेवरेज की कैटेगरी में क्यों ना आती हो, हम उसको असेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट में इंक्लूड नहीं करते। तो ये हुआ था हमारा एक केस, दैट इज एस सैमुअल एड हैरिसन मलाइवा वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशंस कंप्लीट हो जाती है। अब आगे चलते हैं, आगे उन्होंने क्या कहा? सेक्शन 3 की बात करते हैं। सेक्शन 3 ऑफ असेंशियल कमोडिटीज़ किसके बारे में बात करते हैं? powers of the central government to control the production supply and distribution of the essential commodities। अब इस सेक्शन में हम देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। सेक्शन 3 क्लॉज 1 बात करता है इशू ऑफ द ऑर्डर्स। जो अब इसमें क्या है? The central government can issue orders in the following situations for the regulation or prohibiting the production, supply and distribution of the essential commodities and trade and commerce therein। तो इसमें क्या कहा? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इशू कर सकती है ऑर्डर्स। ठीक है, किसके लिए? प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड। अब किन किन सर्कमस्टांसिस में कर सकती है वो ऑर्डर्स इशू? पहला, टू मेंटेन और टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटी। अगर किसी चीज़ की एसेंशियल कमोडिटी की मेंटेनेंस से रिलेटेड है, किसी चीज़ की सप्लाई को इंक्रीज करना है, उसके रिलेटेड जो ऑर्डर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। सेकेंड इज टू सिक्योर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द असेंशियल कमोडिटीज़ की जो असेंशियल कमोडिटीज़ है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली हमारी पूरी कंट्री के हर एक बंदे के पास जा रहा है ना। मतलब ये नहीं ना कि एक जन के पास तो बहुत ही ज़्यादा है और एक जन के पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए। जो भी असेंशियल कमोडिटीज़ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए।
ठीक है। थर्ड इज टू सिक्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एट द फेयर प्राइसेस। ये नहीं कि एसेंशियल कमोडिटीज जो हमारे लिए ज़रूरी है उनका रेट इतना ज़्यादा हाई कर दो कि लोग उसको लेने जोगे ना रहे। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इन एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइसेस को भी फिक्स करती है, प्राइस की मेंटेनेंस भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है। फोर्थ एंड द लास्ट इज टू सिक्योर द एसेंशियल कमोडिटी फॉर द डिफेंस इन इंडिया और फॉर द एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशंस। वही जो हमारी मिलिट्री ऑपरेशंस है उनके रिलेटेड जो भी हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ है उनकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस करना, एसेंशियल कमोडिटीज़ को उनके पास भी अवेलेबल करवाना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिन चीज़ों के रिलेटेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इशू कर सकती है ऑर्डर्स। क्या क्या कर सकती है, किन किन चीज़ों के लिए? मेंटेन करना, इंक्रीज करना सप्लाईज को, सिक्योर करना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को, सिक्योर करना अवेलेबिलिटी ऑफ द essential commodities at the fair prices, and to maintain and secure the essential commodities for the defense of India और फॉर द असेंशियल कंडक्ट ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशंस। ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स इशू कर सकती है। आज हम यहीं तक करेंगे बिकॉज ज़्यादा हो गया तो हमें समझ नहीं आएगा। हमने आज क्या क्या देखा? ऑब्जेक्ट देखा कि किस कारण से इस एक्ट को लाया गया। डेफिनेशंस में हमने कलेक्टर की डेफिनेशन देखी। कलेक्टर मतलब इसके अंदर एडिशनल कलेक्टर भी आ जाता है जिसकी जो रैंक है सब डिविजनल जो हमारा ऑफिसर है उसकी रैंक से नीचे नहीं होती, उसकी रैंक से ऊपर ही होती है। और इसको इसलिए ऑथराइज किया जाता है ताकि वो अपने फंक्शंस को, पावर्स को, ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सके। हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में अगर हमें आए तो क्या क्या इसकी पावर्स है। वही रेंट कलेक्ट करना, टैक्सेस कलेक्ट करना, रेवेन्यूज कलेक्ट करना। ठीक है। फिर हमने देखी असेंशियल कमोडिटीज़ की डेफिनेशन, फिर हमने शुगर की डेफिनेशन देखी, एक हमने केस लॉ देखा दैट इज़ एस सैमुअल एड हैरिसन मलाइवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो टी होती है वो हमारी असेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट में नहीं आती। और उसके बाद हमने ये टॉपिक शुरू कर दिया है पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 3, जिसमें हमने अभी 3 क्लॉज 1 देखा है, जिसमें हमने इशू ऑफ ऑर्डर्स की बात की कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन चीज़ों के रिलेटेड ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं, किन किन चीज़ों के रिलेटेड वो डिसीजंस ले सकती है। सो आई होप हमने जितना टॉपिक आज किया है वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। इस टॉपिक में से अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, इंस्टा पे डीएम करके भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले वाले टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहो एंड कीप ऑन रिवाइजिंग। टेक केयर, गुड बाय।